स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इग्नोर टाइप टॉपिक के बारे में, यानी कि टेस्ट बेड्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो बात समझिए कि हमें टेस्ट बेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये समझिए कि ये रॉकेटरी जो है, यानी जो भी रॉकेट बनता है, ऑर्बिट जाता है, सक्सेसफुली ये काम करता है और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इतनी हाई है कि आम पब्लिक इसे छू नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आप बोलोगे मैं गाड़ी बनाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। आप बोलोगे मैं फाइटर जेट बनाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं सर। रॉकेट इंजन अकेले भाई हम संभाल लेंगे। तो ये समझने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये हर चीज़ जो इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसको मैक्स आउट कर देता है। यानी कि आम लोग जैसे अगर माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं कि टिंग माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है, जैसे कुछ एडवांस एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सॉकर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप वाइब्रेशंस झेल सके। आप रॉकेट बना रहे हैं तो हाई वाइब्रेशंस भी झेलना चाहिए, हाई मतलब डेसिबल्स भी झेलना चाहिए, यानी फिजिकल साउंड वेव जो इतना लाउड होता है कि शॉक वेव जैसा बिहेव करता है वो भी झेलना चाहिए, कंटिन्यूसली झेलना होता है। प्लस रेडिएशन भी डाल दिया जाता है। तो ये समझिए कि हर चीज़ जो जाता है इसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पर रहता है। तो हर टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। यानी जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है आराम से हो सकता है कि एक तरफ उसका लिक्विड हाइड्रोजन चल रहा है, दूसरी तरफ आग निकल रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम पे लेके चलता है। और यहाँ पे बहुत सारा हिडन ट्रैप्स होता है, यानी कि आप पेपर में डिज़ाइन करो, कोई भी इंजीनियर बैठता है, निकलता है कॉलेज से कि हम डिज़ाइन कर देंगे इंजन, चाहे इसरो में ही जाए, चाहे चाइना स्पेस एजेंसी या कोई अपना ही कंपनी खोले, उस हम ऐसे-ऐसे कर देंगे ना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं है कभी, कभी नहीं होता है। वो आप जब बनाते हो तभी पता चलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा हिडन ट्रैप है जो कि आपको किताब से नहीं सिखाया जा सकता। बनाने के सिवा आपका इसका कोई अल्टरनेटिव होता है। और इसमें समझिए कि बहुत सारा वेक्टर होता है, यानी कि कई बार होता है ना, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। बात होता है कि वो आप बैलेंस करोगे ना। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल करते हैं कि आपने टरबाइन की मशीनरी आपकी अच्छी है, ठीक है, आपने टरबाइन कर दिया, लेकिन आपका प्लम्बिंग जो है उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि यार प्लम्बिंग डालना ज़रूरी है। अगर आप छोटा रॉकेट बनाना है तो प्लम्बिंग का हूहा क्यों डालेंगे, आप शांति से बैटरी डाल के मोटर से चला दो। आपको बैलेंस करना होता है, वेक्टर होता है, तो आपको जब समझ होगा तभी ना आप जान पाओगे कि कौन वेक्टर पे खर्चा डालना है, कौन वेक्टर पे पैसा बचाना है। तो ये सारा चीज़ आपको सोच समझ के करना पड़ता है और तभी जाके आप कॉस्ट इफेक्टिव आ पाते हैं। ये समझना ज़रूरी है, रॉकेट बनाना बचो खेल है। ऐसा रॉकेट बनाना जो आपको बैंक बैलेंस में बूम ना कर दे, वो महँगा है। यानी कि क्या रॉकेट बनाया जैसे देख लीजिए सोवियत यूनियन ने एक बेवकूफ़ी जो बनाया था स्पेस शटल, और काफ़ी लोग कहते हैं ये स्पेस शटल से बेटर था। नहीं, ये स्पेस शटल से गया गुज़रा था। ऐसा क्यों? स्पेस शटल में मेन बुद्धि ये थी कि रॉकेट इंजन सबसे महँगा होता है, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि फ्यूल टैंक डिस्पोजेबल बनाओ, सॉलिड बूस्टर डिस्पोजेबल बनाओ, लेकिन इंजन रीयूजेबल बनाओ। तो शटल में 3 मेन इंजन्स थे। यहाँ को पता नहीं उन्होंने डिज़ाइन में क्यों नहीं कॉपी किया। इसमें जो इंजन है वो सिर्फ़ ऑक्सिलरी इंजन है, यानी कोई काम नहीं करता। जो मेन इंजन था, जो बूस्टर्स थे, उसी में मेन इंजन था। साइड इफेक्ट वो फेंकना पड़ता है। मतलब रीयूजेबल इंजन भी नहीं था। स्पेस शटल इसीलिए इतना टाइम तक खींच भी पाया यूएसए में। ये मतलब इंजन नहीं है इसमें, इसीलिए आप कभी भी इसका फोटो देखिए, पीछे देखिए, इंजन बहुत छोटा है, कारण वही है, वो मेन इंजन नहीं था। इसीलिए ये उतना मतलब दो ही बार में सबको समझ में आया, भई हम पूरा इतना महँगा-महँगा इंजन बना के फेंक दे रहे हैं। यूएसए वाला डिज़ाइन उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन एटलीस्ट ये था कि भैया इंजन वापस आ जा रहा है। जो एसएलएस में अभी इंजन लॉन्च किया गया, वो रीयूज्ड इंजन है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट बनाना आपको मुश्किल लगता है, वो आसान हो जाता है जैसे आप उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। यानी कि हर जो चीज़ आप चाहते हैं वो कर पा रहा है कि नहीं। और फिर हिसाब ये समझिए कि ज़ीरो जी का कोई टेक्निकल मैच नहीं आप बना सकते धरती पे। यानी कि आप चाहते हो कि ज़ीरो जी, यानी कि हम अभी खड़े हैं, 1 जी का फ़ोर्स मेरे पे लागू हो रहा है। ये हो गया 1 जी, ये हो गया मेरे लिए एम्बिएंट। तो ये आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन आप सिमुलेट इससे ज़्यादा वो भी कर सकते हो। आप सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करके इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। कम नहीं कर सकते, कुछ भी करके आप कम नहीं कर सकते। यानी ज़ीरो जी डालना बहुत मुश्किल है। और हिसाब ये समझिए कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है अगर हमारे पास पैसा हो या अगर हमारे पास समय हो, उससे भी आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। सोवियत यूनियन के पास पैसा और समय दोनों था, कुछ नहीं कर पाए। चाइना के पास समय और पैसा दोनों था, कुछ नहीं कर पाए। मतलब जो भी मतलब सोच लिया कि स्पेसएक्स कब से रियूजेबल रॉकेट बना के आगे बढ़ चुका है, वो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसरो के पास स्पेसएक्स से पहले बना था, स्पेसएक्स से ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा मैन पावर था, ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, मतलब कंपैरिज़न नहीं है, मतलब कई ज़ीरोज़ का अंतर है। यहाँ पे वो 100 डेढ़ 100 करोड़ में उछल रहे थे और ये कई हज़ार करोड़ में उछल रहे थे, तब भी नहीं कम्पीट कर पाए। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा और समय ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका टेस्ट बेड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप गोल-गोल घूमते रह सकते हैं। ये मतलब आप लोग कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट सुनते होंगे, जो एसएलएस से पहले आया था, वो यही था कि स्पेस शटल बहुत ज़्यादा वेस्टफुल था, तो उसी का बूस्टर पे रॉकेट लगा दो। तो यही था, ये स्पेस शटल का एक बूस्टर है। फिर इसीलिए उसका जो एसएलएस का लॉन्च टावर में इतना हाई तो पावर बात वही है। इसी के लिए टावर बनाया गया था। टावर हल्के रॉकेट के लिए बनाया था, ज़बरदस्ती में एसएलएस वज़न बढ़ा दिया तो टावर बिगड़ गया। तो समझना बहुत ज़रूरी था कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में आप सोचोगे नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
तो अब टेस्ट बेड होता क्या है? तो टेस्ट बेड आप ये समझिए कि फुल स्केल डेवलपमेंट जो है किसी भी चीज़ का करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। सोवियत यूनियन यही एन-1 रॉकेट में यही कोशिश किया कि सब चीज़ एक ही साथ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स आपको मना कर रहा है, लेकिन आपका बैंक मैनेजर ज़रूर मना कर रहा है कि भैया मत करो, मत करो इसे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और रहा बात की स्केल टेस्ट, कई मामले में आपको हर इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो बता देगा। यानी कि आप सैटर्न 5 बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 5 इंजन चाहिए। तो ठीक है, तो एक इंजन अगर आप फुल स्केल बनाते हो, फुल स्केल, स्मॉल स्केल नहीं, एक फुल स्केल अगर आप इंजन बना लेते हो, इंजन तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 से करो, लेकिन गाड़ी तो खोल सकते हैं। जैसे कि स्पेसएक्स को है कि रैप्टर कई सारे चाहिए, 30 रैप्टर्स चाहिए, 33 रैप्टर चाहिए, उससे भी ज़्यादा रैप्टर एक स्टेज में चाहिए। लेकिन अगर एक फुल स्केल रैप्टर बना लेते, एक रैप्टर इंजन बना लेते, काफ़ी सारी चीज़ सीख जाएँगे। जितना चीज़ उनको इंजन के बारे में सीखना है, एक इंजन सिखा देगा। RS-25 है, एक इंजन बनाना है, उससे आप सारा चीज़ सीख जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्केल टेस्टिंग करने से आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, जिसमें 1 टू 1 स्केल रखिए और बस ये कीजिए कि भैया ठीक है, मतलब आपको अगर 5 पीस बनाना है, तो 5 पीस पे तुरंत मत कूदिए, 1 पीस बनाइए, उसे टेस्ट कीजिए, उस पे भरोसा पाइए कि हाँ, ये काम करता है जैसे हम काम करना चाहते हैं, जितना ये परफॉर्मेंस दे रहा है, उतना देना चाहते हैं, जितना वाइब्रेशन, जितना स्ट्रेन, सब चीज़ टेस्ट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये आपको मिलता है कि एक स्केल टेस्ट काफ़ी सारा चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, इटरेटिव और इंक्रीमेंटल बिल्ड अलाउ करता है। इटरेटिव यहाँ पे समझिए ना कि सोवियत यूनियन 4 बार लॉन्च किया, चारों बार बूम क्यों हो गया? बात है कि वो होता है, स्पेस शटल के साथ भी हुआ था, मतलब स्पेस शटल तो कभी नहीं उड़ा उस तरह से। बात यही था कि जब RS-25 बनाया जा रहा था, तो RS-25 को उन्होंने लॉन्च पैड में रखा और ट्रिगर किया कि कैसे स्टार्ट करते हैं इंजन, ठीक है? इंजन स्टार्ट किया, इंजन बूम हो गया। बोले भाई ये क्या हो गया? तो फिर मतलब प्रोग्रामर्स लोग बैठे, इंजीनियर्स बैठे, सब लोग ऐसा कि अच्छा एक काम करो, ये ऑक्सीजन को कम करो, ठीक है? किए। इंजन थोड़ा देर और चला, उसके बाद फिर बूम हो गया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक ऑक्सीजन आ कैसे कर, बोलेंगे ऐसे करके डिसाइड, हाँ ऐसे ही RS-25 ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था कि मतलब उन्होंने इंजन बना लिया, सारा चीज़ काम करता, बस वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसका जो इग्निशन सीक्वेंस है, यानी कि स्टार्ट कैसे करते हैं सेफली, उसमें जितनी बार भी आप उसका ग्राफ देखेंगे, कंप्यूटर का सिग्नल ग्राफ देखेंगे, ऑक्सीजन वाल्व इतना खोलो, फ्यूल वाल्व इतना खोलो, ऑक्सिलरी वाल्व इतना करो, प्रेशर इतना रखो, ये सारा पता कैसे चला है? ट्राई कर रहे थे, इंजन बूम हो रहा था, ठीक है, अब ये चेंज करो, ऐसे-ऐसे करके किया गया था। F1 में भी वही हुआ। F1 इंजन बना रहे हैं, इंजन बूम हो जा रहा है क्योंकि कंबस्शन इंस्टेबिलिटी आ जा रहा है। लिटरली उन्होंने C4 अंदर डाल के फोड़ दिया ताकि पता चले कि वो स्टेबल कर पाते हैं कि नहीं। तो बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। तो वही समझिए कि ये इटरेटिव अपग्रेड आपको देता है ना, इटरेटिव कि अच्छा ये थोड़ा-सा चेंज किए, नुकसान होगा लेकिन एक रॉकेट बहुत महँगा पड़ता है कंपेयर टू एक इंजन। एक इंजन फ्री का है, चिल्लड़ छुट्टा है। तो वही एक इंजन उड़ा के इटरेटिव और इंक्रीमेंटल बिल्ड करता है। यानी कि अगर रैप्टर इंजन आप देखेंगे, तो रैप्टर 1 जो बनाया गया था, जो मार्क 1 जो उन्होंने लैब में पहली बार बनाया था, बहुत कचरा था। बहुत ज़्यादा कचरा था। बोले रैप्टर दुनिया का बेस्ट इंजन है, वो कचरा ही था। स्पेसएक्स से ही पूछ लीजिए, वही बोला हाँ, वो तो कचरा था। फिर वो मार्क 2 बनाए, वो कम कचरा हुआ। मार्क 3, 4 तक जब वो पहुँचेंगे आने वाले 5-6 साल में, तब बोलेंगे कि हाँ, हाँ। और जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे जो जिसमें होगा कि अब इसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा और हो गया कि इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते प्रोडक्शन के लिए, तब वो इंजन को देखिएगा और जिससे स्टार्ट किए थे दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो। ऐसा ही मर्लिन में भी हुआ था कि मर्लिन जब स्टार्ट किया तो उसमें रिजेनरेटिवली कूलिंग भी नहीं था, उसमें कार्बन लगाया हुआ था, अबलेट होते जाता था। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इटरेटिव डेवलपमेंट आप टेस्ट बेड में कर सकते हो, धड़ाधड़ कि हमने ये किया। क्योंकि सोच लीजिए स्पेस एक्स का रैप्टर इंजन अभी तक ऑर्बिट नहीं पहुंचा है, लेकिन वो मार्क 1 से मार्क 2 पहुंच गया। क्यों? टेस्ट बेड में सब टेस्टिंग करते जा रहे थे। और यहाँ पे समझिए छोटा-छोटा स्टार्ट आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। और यहाँ पे समझिए बेस्ट जगह होता है आपका बग फिक्सिंग के लिए। जैसे कि कई बार होता है कि हम अंतरिक्ष में ये करेंगे, पानी या प्लम्बिंग में खास तौर पे, तो यूएसए को समझता है कि भैया हम तुक्का मार रहे हैं, पता नहीं हो काम करेगा नहीं। तो वो लोग ये जो वॉमिट कॉमेट जिसका नाम है प्लेन का, मतलब उसको ज़ीरो जी आर्क में लेते हैं, कुछ देर के लिए वो ज़ीरो जी सिमुलेट करता है। तो जितनी प्लम्बिंग वलम्बिंग सिस्टम है, इंसान उस सिस्टम सब चीज़ इसमें टेस्ट किए गए। कुछ तो पिक्चर वाले बना दिए कि ज़ीरो जी का सीन दिखाने के लिए अपोलो 13 में लिटरली वॉमिट कॉमेट हुआ जब ज़ीरो जी में क्या, तब वो एक्शन करके शूट किए थे। तो लिटरली वो फ्लोट कर रहे थे, इसलिए लगे एकदम इतना बढ़िया ज़ीरो जी क्यों है? एक्चुअली ज़ीरो जी में थे। तो वही समझिए कि ये सब जगह पे आप बग फिक्सिंग बहुत कर सकते हैं। जैसे आपको पता है चाहे RS-25 हो जाए, चाहे रैप्टर हो जाए, चाहे आपका F1 हो जाए, हज़ार प्रॉब्लम निकलेगा। रॉकेट में आपको नहीं सॉल्व करना है। टेस्ट बेड में आपको उसको आराम से सॉल्व करते जाना है सॉल्व। हड़बड़ाना नहीं है, जो सोवियत यूनियन कई बार करता है, हड़बड़ा गया नहीं, आराम से परत दर परत सर, कोई टेंशन नहीं सर, परत दर परत। और इंडिया जैसा भी नहीं करना कि एक बार बन गया उसको छेड़ना नहीं है। नहीं, नहीं सर, छेड़ते जाइए। इंक्रीमेंटल और इटरेटिव अपग्रेड आप करेंगे तभी आपका स्टार्ट होगा रॉकेट हल्का से, धीरे-धीरे थोड़ा-सा पावर हो गया, सर थोड़ा और पावर हो गया, क्योंकि जब फाल्कन 9 आया था तो 10 टन का रॉकेट था, आज 22 टन का है, तो समझने वाली बात है। और स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट जो है अपैरेंट हो जाता है, यानी कि बहुत बार तुक्का मारा जाता है कि हम इतने में आपको रॉकेट बना देंगे। किसी को नहीं पता होता, सब गेस ही कर रहे हैं, सब इंजीनियर गेस कर रहे हैं। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर भी लिए वो भी गेस ही कर रहे हैं। नासा तो आज तक गेस कर ही नहीं पाया कि ठीक है, तो आप कैसे गेस करोगे?
टेस्ट बेड का पैसा आपको खुला छोड़ना पड़ेगा कि भैया खुले में जाओ, पैसा खुले में, आपको गिनना नहीं है उसको। लेकिन जब ये बन जाएगा, जब आप फाइनल टेस्ट आर्टिकल्स पे लाने लगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना, मतलब सारा चीज़ क्लियर होता है टेस्ट बेड पे आने पे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगेगा, इतना इसमें खपत होगा। उससे पहले आप बस हवा में हवा उड़ा रहे हो। तो अब बात करते हैं कुछ कुछ नोटेबल टेस्ट बेड के बारे में, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन X-15। तो ये बहुत ज़्यादा आगे का चीज़ है। ये मतलब नासा के पापा ने रिक्वेस्ट किया था, NACA, नासा का पापा। तो ये 1955 में रिक्वेस्ट किया गया था कि हाइपरसोनिक रिसर्च एयरक्राफ्ट बनाया जाए। तो हिसाब था कि उस टाइम सुपरसोनिक आया था, मतलब समझे 1950s की बात कर रहे हैं, सुपरसोनिक अभी आया, मतलब बस किसी तरह सुपरसोनिक में मिसाइल, रॉकेट, ये सब पहुंच रहे थे। मतलब बहुत अर्ली टेक्नोलॉजी, ये मतलब स्पेस रेस अभी ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम मुंह खोल के इन्होंने बोल दिया कि हमें हाइपरसोनिक रिसर्च एयरक्राफ्ट चाहिए। तो यहाँ पे हिसाब ये हुआ कि जब रिसर्च एयरक्राफ्ट डाला जाता है किसी डेजिग्नेशन में, यानी कि कंपनी नहीं एक्सपेक्ट करी, यानी कि NACA आपसे नहीं बोल रहा कि हमें पूरा रॉकेट बनाएगा, आप बोले ट्राई करो, हमें एक सिस्टम दो जो इस पर हम छेड़खानी करके इसे ले जा सकें हाइपरसोनिक वेलोसिटी तक। तो सारे कोर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया। और इसमें क्या क्या सीखा नासा, मतलब ये जब ये NACA को बदला गया, नासा बनाया गया, तो ऑब्वियसली उसका डेटा फेक नहीं दिया गया, डेटा यूज़ किया गया। तो जेमिनाई प्रोजेक्ट हो जाए, अपोलो प्रोजेक्ट हो जाए, वो सब प्रोजेक्ट में जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि किस तरह से मटेरियल काम करेगा, कैसे हीट शील्ड काम करेगा, वो सारा डिटेल कहाँ से आया था अमेरिका को इतना बुद्धि की अरे ये करेंगे तो काम करेगा, बूम नहीं करेगा, वो आया X-15 प्रोजेक्ट से। मतलब X-15 प्रोजेक्ट का जितना डेटा निकला है, उस डेटा को जितने इंजीनियर्स क्रंच किए हैं, और उससे जो एसेंस निकला है कि अच्छा हाइपरसोनिक पे ये होता है। जैसे ये प्लेन इतना हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता था, मतलब घुमा फिरा के ऑलमोस्ट स्पेस में जा रहा था, तो वहाँ पे इनको पता था कि विंग्स का कोई मतलब नहीं है, एरोलॉन वो सब का कोई मतलब नहीं है। तो ये थ्रस्टर्स थे, इसमें लिटरली थ्रस्टर्स दिया हुआ था, फुस करके वो अपने आप को बैलेंस करते थे। तो उसके लिए कंट्रोल एल्गोरिदम बनाना, अब वो क्यों ज़रूरी था? अपोलो प्रोजेक्ट कैसे आप मैनेज करोगे, जब मून की तरफ जा रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे? थ्रस्टर्स से ही ना। तो थ्रस्टर्स इसमें टेस्टिंग की है, बहुत सारा डिटेल जो छोटा छोटा था, आप और हम बोलेगा अरे ये तो फाइल यहाँ से उठा ली, वो फाइल कहाँ से आया? नासा का पापा उसके लिए खर्चा दिया था। और ये समझिए दुनिया का पहला, उस टाइम पे पहला थ्रॉटलेबल, यानी कि पावर कम बेसी कर सकते हैं, रीस्टार्टेबल लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन था। ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है। ये अभी सोचिए कि अभी भी बहुत सारे रॉकेट में होता है इंजन स्टार्ट हो जाता है, थ्रॉटल कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा, लेकिन रीस्टार्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे इंजन में आप हैरान हो जाएँगे आज के कितने सारे मॉडर्न एक्टिव इंजन्स हैं जो रीस्टार्ट नहीं किए जा सकते। और स्पेसएक्स को भी बहुत टाइम लगा रीस्टार्टेबल इंजन बनाने में। जो आप लोग देखते हैं फाल्कन हेवी को लॉन्च किया गया था, तो अपर स्टेज को रीस्टार्ट करेंगे, उतनी बड़ी बात है कि अपर स्टेज को रीस्टार्ट करके बूस्ट करेंगे। बात वही था, रीस्टार्ट करना अंतरिक्ष में बहुत मुश्किल होता है। कहाँ से इनको पता चला, यूएस से, मतलब नासा को कहाँ से पता चल गया कि रीस्टार्ट कर सकते हैं? इसी में एक्सपेरिमेंट किया गया था, सारा चीज़, मतलब बहुत सारा छोटा-छोटे चीज़ होता है। रॉकेट को सेव करना कि आप इंजन बंद कर रहे हो उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। वो इसमें सीखे। बहुत सारे और रहा बात की जो फ्यूल एंड में यूज़ किए वो बाकी जगह नहीं हो सकता, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन तो सीख गए ना कैसे हैंडल करते हैं। और प्लस कर्क फ्यूल का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है, वो सारा कैलकुलेशन करना, सारा टेस्ट बेड में टेस्टिंग करना, बहुत नॉलेज दिया। ये नॉलेज आप ढाँप नहीं सकते। ये आपके, मैं F1 का ब्लूप्रिंट उठा लूँगा, F1 में क्या है, क्यों है, वो इस प्रोजेक्ट में जो लोग काम किए वही जानते हैं। आप ब्लूप्रिंट लेके भी नहीं बना पाओगे। तो वही हुआ, ये बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात, ये पहला और इकलौता क्रूड हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना, यानी कि हाइपरसोनिक उतनी बड़ी बात नहीं है यूएसए के लिए, क्यों भाई हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये 3 अक्टूबर में सबसे हाईएस्ट स्पीड पहुंचा था, 3 अक्टूबर 1967 में। और ये स्पीड था मार्क 6.7, मतलब कि SR-71 चलता रहेगा, ये उसके वो पीछे से ओवरटेक कर लेगा भैया, आप टेंशन मत लो। स्पीड किलोमीटर पर घंटे में 7274, बहुत ज़्यादा स्पीड था, बहुत 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 ज़्यादा स्पीड था। मतलब थोड़ा स्पीड नहीं था, ये बहुत से बहुत ज़्यादा था। और इसी सब में मेटल, मतलब एलॉयज़ का डेवलपमेंट किया गया, कौन एलॉय उतना हीट लोड को संभाल पाता है, बहुत सारा चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। मतलब ये उतना इंटरेस्ट नहीं लगता लोगों को ये X-15 में क्या-क्या होता है, लेकिन आधा से ज़्यादा नासा का जो बैकबोन है कि हम बना सकते हैं बड़ा चीज़, हम सैटर्न 5 जैसा चीज़ बना सकते हैं, उसे चला सकते हैं, यहीं से आया है। इसीलिए टेस्ट बेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोचिए 1955 में उन्होंने नींव रखा था। अब बात करते हैं इसका स्पिरिचुअल सक्सेसर के बारे में, यानी कि बोइंग X-37, ये ताज़ा माल है। अब समझिए कि ये एक ऐसा टूल बनाया गया है, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। X-15 बहुत महंगा था, ये उतना महंगा नहीं, ये सस्ते में निपटा दिया जाएगा, मतलब छोटा सा सस्ते में सस्ता माल है। मतलब आप और हमारे लिए सस्ता माल नहीं है,
डार्पा के लिए इसका इस्तेमाल है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरा सिस्टम स्पेस शटल में जितनी गलती हुई थी सबसे सीख के बनाया गया और इसको सुपर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बनाया गया। यानी अनमैन्ड है, ऑब्वियसली कोई आदमी नहीं जाता इसके अंदर, लेकिन इसे ऐसा बनाया गया था कि बहुत लंबे टाइम तक टिक सके। ऐसा बहुत सारा चीज़ स्पेस में नहीं कर सकते, जैसे कि आप स्पेस में जो सोल्यूस मॉड्यूल्स हैं वो सब 1 साल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है वो करोड कर देगा टैंक को, तो उसका सेफिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें जो इस्तेमाल किया गया हर एक चीज़ ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो लॉन्ग टाइम तक रख सके। यानी कि कितना लंबे, इसका अभी का मिशन जो खत्म हुआ है वो 909 डेज का था। यानी कि 2 साल से ज़्यादा ये ऑर्बिट में अपने आप पे रहा और उसके बाद रिटर्न किया। तो इसका फ़ायदा क्या है? ये लो कॉस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। रीयूजेबल है, यानी कि फेंकना नहीं है, सिर्फ रॉकेट का फर्स्ट स्टेज फेंका जाता है, सेकंड स्टेज फेंका जाता है, ये तो वापस आ जाता है। और इसमें मिलिट्री ऑप्शन भी कर सकते हैं, जिसको डार्पा कुछ नहीं बता रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। और इसे 2 रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च किया जा सकता है। फाल्कन 9 अगर वो सस्ते में मिल रहा है, एटलस 5 वो अवेलेबल है, तो ये 2 रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च करते हैं। और इसमें जो ये पेलोड बे है, इसमें वो बहुत सारा चीज़ टेस्टिंग कर सकते हैं। पहली बार ये ऑर्बिट गया था अप्रैल 2010 में। अब रहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देख रहे हैं आप आदमी के बगल में, देखिए उतना बड़ा है नहीं, तो क्या फ़ायदा है। अब मान लीजिए कि आपके पास इंडिया में कल को आते हैं लोग कि इस इंडिया में कोई कंपनी बोलती है देखिए सर हम इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडिया के नाविक सैटेलाइट में इंडिया का सोलर पैनल लगाया जाए। ठीक है, तो क्यों हम दूसरा सोलर पैनल लगाए? नहीं सर, हमारा ट्राई जंक्शन सोलर पैनल है, ज़्यादा इफिशियंट होता है, 53% इफिशियंसी रहता है। बल्ले बल्ले, छोटा पैनल में ज़्यादा पावर, बम बम। आपको पता कैसे है कि वो अंतरिक्ष में चलेगा? नहीं पता है, नासा को भी नहीं पता है और डार्पा को भी नहीं पता है। उन्हें मिलिट्री सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा तिगड़म वाला चीज़ यूज़ तो करते हैं। कैसे पता है कि वो चलेगा? नहीं पता है। वो इसमें डाल देंगे और लॉन्च कर देंगे, बोले जाओ छोड़ दो। और इसमें 3-4 चीज़, मतलब अब जब तक इसका पेलोड का कैपेसिटी रहेगा, पेलोड वॉल्यूम में फिट होगा, आराम से जाके अंतरिक्ष में छोड़ देंगे। ये अंतरिक्ष में टेस्ट करता रहेगा, पैनल को बाहर लगा देगा, पैनल को एक मीटर से जोड़ दिया जाएगा, सब चीज़ देख रहे हैं कि सनलाइट में कितना दे रहा है, जब शैडो में, धरती का शैडो में जा रहा है तो कितना कूल हो रहा है, कितना थर्मल स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहा है। क्योंकि एक होता है ना कि आप टेस्टिंग करो, एक होता है रियल वर्ल्ड में अंतरिक्ष में रख दो, पता चल जाएगा कि वो टिक पाता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है जो आप और हम नहीं जानते जब तक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग नहीं होता। ये सस्ते में टेस्टिंग कर देता है और एक बैच में कई सारे टेस्टिंग हो जाएगी। कि जैसे मान लीजिए वो 3 वेंडर्स आ गए कि सर हमारा सोलर पैनल, दूसरा बोला भैया आप तीनों दो, ये मॉड्यूल साइज़ है, ये तीनों लोग आप हमको मॉड्यूल बना के दो, हम इसे टेस्ट कर लेंगे अंतरिक्ष में, जिसका अच्छा रहेगा हम बता देंगे। या मान लीजिए तीनों का फेल होता है तो हम बता देंगे क्या फेल हुआ था, किस कारण से हो, ताकि आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और बाकी सब कॉपी करने का कोशिश कर देगा, समझ ही नहीं पाएगा, अरे भैया इसमें ये क्यों कॉन्सेंट्रेट किया, अरे भैया इसमें ये बोल्ट क्यों यूज़ कर रहा है, अरे भैया टाइटेनियम की जगह ये लोग एल्युमिनियम क्यों यूज़ कर रहे हैं। वो यहाँ ये बताया होगा, ये मिशन बताया होगा कि देखो भैया टाइटेनियम में रेडिएशन का असर ज़्यादा होता है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें जो आप और हम नहीं सोचते और ये फटाफट यूएसए को बताया जा रहा है, देख लो भैया ये मत करियो, ये मत करियो, ये मत करियो। क्योंकि आप सोच लीजिए लॉन्ग टर्म टेस्टिंग करना कितना मुश्किल है, अंतरिक्ष में जाके बस छोड़ दो। ये भैया अरे हम ले जाएँगे, 900 दिन तक आपको चिल मारेंगे और ये हमको लगता है उससे भी लंबा किया जा सकता है। और चूँकि इसमें इंजन है छोटा-सा, ये आराम से अपना ऑर्बिट धीरे-धीरे अपना ऑर्बिट चेंज कर सकता है। तो हमको लगता है हैरानी नहीं होगी कि यही सोवियत मतलब ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में ये ऑर्बिट में था, तो चांसेस है कि ये यूक्रेन के ऊपर से घुस के सर्वेलेंस कर रहा होगा। हो सकता है अगर उस टाइम इसमें सर्वेलेंस पैकेज डाला गया होगा तो। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के मतलब समझ लीजिए आर्मी जनरल स्वाहा हो जा रहे थे, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे थे कि भैया आर्मी जनरल से इतना जल्दी स्वाहा नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि ये मतलब ऊपर से थोड़ा बता, अरे सर कहाँ जा रहे हो आप? अरे सर, सर, सर आर्टिलरी, सर, सर मिसाइल भेज रहे हैं, सर हाइमार्स भेज रहे हैं आपके लिए, आप काहे भाग रहे हो? हम हाइमार्स भेज रहे हैं। तो ये समझिए, छोटा-सा चीज़ है, देख रहे हैं कोई बड़ा चीज़ नहीं, कोई फ्लैगशिप नहीं है, कुछ नहीं, छोटा-सा है, लेकिन इस तरह के 2-3 हैं इनके पास और एक ठो इससे बड़ा वर्ज़न पे काम कर रहा है और ये इतना सारा टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करा देगा फास्ट में कि बाकी सब देखते रहे। भैया हमसे तो बन ही नहीं रहा ट्रिपल जंक्शन सेलर, ये बना के लॉन्च कैसे करते रहें? क्योंकि इनको पता है, वो टेस्ट करके बैठे हुए हैं कि भाई ऐसे होता है। तो ये छोटा-सा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा बेनिफिट के साथ। तो वही समझिए आने वाले टाइम में क्या होगा। तो यहाँ वही समझिए कि जितने लोग स्पेंडिंग करते हैं अपना आपका टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत पैसा निकालते हैं बाद में। जैसे कि ये ग्रासहॉपर, ये स्पेसएक्स का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म था। कैसे स्पेसएक्स को एल्गोरिदम पता चला कि वो लॉन्च करें रॉकेट को, हॉवर करें और उसे लैंड करें? नहीं पता था, तुक्का मार रहे थे। तो तुक्का मारने के लिए ग्रासहॉपर बना दिया, भैया ये मारो, बार-बार बूम होगा, कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करके देखते जाओ। इसी पे हज़ार चीज़ उनका एल्गोरिदम सॉर्ट किया गया। हर चीज़ जो उनका हुआ कि फाइनली काम करता है, तब इस पे किए। और ये नहीं होता तो बार-बार अगर वो रियल रॉकेट पे करते, फीडबैक लूप होता ही नहीं उनका। बहुत ज़्यादा टाइम लगता, 20-30 ठो रॉकेट उड़ा देते तब जाके शायद कर पाते। ये सारा सस्ते में कर दिया। तो वही समझिए जितने लोग इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म सब पे खर्च करते हैं, पैसा दबा के बचाते हैं। और यही समझिए कि रॉकेट ऐसा चीज़ है ना जिसका नॉलेज आप चोरी नहीं कर सकते। चाइना कब से ट्राई कर रहा है, सोवियत यूनियन भी ट्राई कर रहा है, रशिया भी ट्राई कर रहा है, नहीं चुराया जा सकता। चाह के भी नहीं चुरा सकते, आप नासा में जाके भी नहीं चुरा पाओगे।
क्योंकि बोला ना बहुत सारा ऐसा सटल डिटेल है जो ब्लूप्रिंट में नहीं होता है, जो कि मतलब आप सोचोगे भी नहीं, आप बोलोगे अपना मशीनिस्ट शॉप को कि देखो भैया हमको ये बना दो इंजन के लिए, वो अपना बुद्धि लगा देगा क्योंकि उसको पता है, वो उसने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स काम किए हैं, वो बता देगा कि अरे सर क्या इसको वापस बनाए, ऐसे-ऐसे करो, काम खत्म, आगे बढ़ो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉल उतना आसानी से नहीं किया जा सकता। हाँ, इंजेक्टर डिज़ाइन आप कॉम्पिटेंट हो, तब आप भले निकाल सकते हो, तब आप बस थोड़ा-सा अगर हमको नॉलेज मिल जाए तो करें, लेकिन बहुत कम ही कंट्री उतनी कॉम्पिटेंट है। और वही समझिए कि बहुत सारी चीज़ जो होता है ना ऑब्वियस होता है एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए, जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि नासा को कैसे पता था कि चाँद पे जो वो उतारेंगे वो उतरेगा, इसमें टेस्टिंग की थे, जेट इंजन लगा दिए ताकि वो जेट इंजन का काम था थ्रस्ट इतना कम कर दो कि ग्रेविटी का मतलब वेक्टर जो है बहुत कम रहे। तब पायलट को दिया गया कि तुम भैया हाथ से फीड करो, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ये अभी टेस्टिंग की जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन जो लूनर लैंडिंग बनाया जाएगा उसके लिए जो ऑटोमेटेड रेडार सब रहेंगे वो सब कैसे काम करेगा, ऐसे ही करके टेस्ट की जाती है। और उसमें मतलब इसमें जो था जेट इंजन सब चीज़ दे रहा था, और पायलट का काम था कि इसको लैंड उंड करो, बिहेव करो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टेस्ट बेड अच्छा बनाते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको फ्री का मिलेगा जो आप सोचे भी नहीं हो, अरे ये नहीं चलता है। जैसे कि एग्जांपल ले, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो 3D प्रिंट करना पड़ता है ना खूब सारी चीज़, तो ये उसी टाइप का बात हो जाता है। टेस्ट बेड में बहुत कंट्री पैसा बचाने की कोशिश करती है कि ये टेस्ट बेड बनाए, कि इस तरह का तिगड़म चीज़ बनाए। नहीं बनाइएगा सर तो आप तुक्का मार के चल रहे हो सकता है आपका तुक्का लग भी सकता है, लेकिन नहीं लगेगा तो आपका रॉकेट बूम हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जितना बढ़िया आपका टेस्ट बेड बनेगा उतना बेटर और मैच्योर टेक्नोलॉजी आपके पास मिलेगा। क्योंकि स्पेसएक्स को बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गया कि अरे भैया हमारा ये हो जा रहा था, वो हो जा रहा था। तब जाके उनका एल्गोरिथम से एक-एक चीज़ सॉर्ट करते जा रहे थे, ताकि जब मेन रॉकेट पे टेस्ट किए 2-3 टेस्टिंग के बाद हो गया, एल्गोरिथम सॉर्ट कर लिया गया। तो समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नासा को भरोसा है, जब नेक्स्ट जनरेशन वो क्राफ्ट लॉन्च करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा भारी होने का चांसेस है, उनको पता है कि अपने एल्गोरिथम पे कैसे पता है? टेस्ट करके चुके हैं। टेस्ट बेड बनाए थे सिर्फ़ एक ही काम के लिए, भैया तुमको सिर्फ़ टेस्ट करना है एल्गोरिथम्स, अलग-अलग एल्गोरिथम्स को टेस्ट करना है। तो यही समझिए, भविष्य में जितने लोग टेस्ट बेड पे जितना मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा स्पीड से आगे जा पाएँगे। X-15 तो बना के नासा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और X-37 तो छोड़ ही दीजिए। तो वही बाकी बात है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टेस्ट बेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।